तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारे उसके लिए है, न्यूमेरिकल्स के लिए, कि सपोज कीजिए कि एक 5 डिवीजन का जो है राइज जो हमने सेंटीग्रेड स्केल पे देखा, 5 डिविजन्स का, यानी किसी बॉडी के टेम्परेचर में कुछ चेंज आया। और फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि उस बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सर आपकी सेंटीग्रेड वीडियो से, अटक गई। नहीं सही चल रही है। सर मैं एक बार फिर से रिजॉइन कर रही हूँ। ठीक है, माना कि हमने जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिलहाल बॉडी थी और उसका टेम्परेचर हमने 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस कराया। तो आप मुझे ये बताइए कि जो सेंटीग्रेड स्केल होगा उस पर कितने डिविजन्स का राइज शो होगा? 5। यही इंपॉर्टेंट बात है कि 5 डिविजन्स का राइज शो होगा, यही आपने समझना है। अगर ये पॉइंट समझ पाए तो आपके न्यूमेरिकल भी बहुत आसान हो जाएंगे। जो 5 डिग्री का रेशियो होगा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जो इनिशियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे थी और हमने उसका टेम्परेचर मान लीजिए 15 डिग्री तक जाता है, तो इसका मतलब डेल्टा 5 डिग्री का चेंज हुआ है उसके टेम्परेचर। डेल्टा का मतलब चेंज, जो चेंज हुआ है उसके टेम्परेचर, उसकी बॉडी के टेम्परेचर में, वो 5 डिग्री का हुआ, तो ये 5 डिविजन्स ऊपर जाएगी। हाँ या ना बोलिए? 5 डिविजन्स का राइज शो होगा। अब वही बॉडी का अगर हम रेस देखेंगे तो 5 डिविजन्स का ही राइज हमें इस पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? केल्विन स्केल, क्योंकि दोनों का डिवीजन इक्वल है। क्योंकि दोनों का डिवीजन इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए। क्योंकि जब हमें सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होगा तो हमें ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज लिख सकते हैं। जितना चेंज आएगा वो उसी को डिपिक्ट कर देगा। क्या मतलब कि देखिए, अगर इसी पे यही 10 डिग्री का चेंज बात कर रहे हैं और 10 से 15 का चेंज होता है और ये 5 डिग्री का चेंज आया, तो जितना डेल्टा सी का चेंज आएगा उतना ही डेल्टा के का चेंज भी आएगा। यानी जो टेम्परेचर केल्विन इस सेंटीग्रेड स्केल पर शो होगा, चेंज माइंड यू, ध्यान रखिएगा कि जो चेंज टेम्परेचर का जो चेंज सेल्सियस स्केल पर शो होगा या सेंटीग्रेड स्केल पर शो होगा, वो ही चेंज शो होगा केल्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। कि सपोज करिए एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर जो हुआ है 10 डिविजन्स के हिसाब से चेंज हुआ है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हुआ, तो वो 10 डिग्री अगर चेंज हुआ होगा तो वो 10 डिविजन्स यहाँ पर राइज करेगा अगर इंक्रीज हुआ है सेंटीग्रेड स्केल पर, और 10 डिविजन्स ही राइज करेगा केल्विन स्केल पर। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब चेंज इन टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो चेंज इन टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड स्केल पर होता है और केल्विन स्केल पर होता है वो सेम रहता है। प्लस बाकी हमें एक फॉर्मूला पता ही है कि अगर हमें सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है तो हम लिखते हैं C + 273 इज इक्वल टू K। ये सबको बेसिक फॉर्मूला पता ही हो, तो ध्यान रखिएगा कि जो चेंज इन टेम्परेचर शो होगा सेंटीग्रेड स्केल पर और केल्विन स्केल पर वो सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि C + 273 इज इक्वल टू K होता है अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की। आपने एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पढ़ा ही होगा। एब्सोल्यूट जीरो कहता है, एब्सोल्यूट जीरो वो वाला टेम्परेचर होता है जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन भी सीज हो जाता है। सीज मतलब स्टॉप हो जाता है, जो कि होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो कि C + 273 अगर लिखा है इक्वल टू K, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं, +273 इक्वल टू K, तो 0 इक्वल टू K, यानी केल्विन स्केल पर 0 वैल्यू। इसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आइए बुक में अंडरलाइन करिए ये पॉइंट्स। सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला,
C plus 273 is equal to K. उसके बाद the zero of the Kelvin scale called absolute zero or 0 K is the temperature at which the molecular motion ceases. ये जो मैंने अभी आपको बताया ceases, ये वाला point. It is equal to minus 273 degree centigrade. No negative temperature is possible on Kelvin scale. प्लस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये चेंज का टेम्परेचर देखिए, अ डिग्री और टेम्परेचर डिफरेंस इज सेम ऑन बोथ सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल. जो डिफरेंस आएगा, जैसे 5 डिग्री का डिफरेंस है या 10 डिग्री का डिफरेंस है या 15 डिग्री का डिफरेंस है, वो सेंटीग्रेड स्केल पर जितना शो होगा उतना ही केल्विन पर आएगा. ये क्लियर है सबको या नहीं, ये बता दीजिए, वरना मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा इसको. Yes, sir. Yes, sir. सर एब्सोल्यूट जीरो एक बार. एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जहां पर मॉलिक्यूलर मोशन भी स्टॉप हो जाता है. हमने कहा था ना कि जो किसी भी स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स ऐसे लिक्विड या गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं. तो एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जहां पर वो ब्राउनियन मोशन या मॉलिक्यूलर मोशन भी मॉलिक्यूल्स का रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है. ये सेंटीग्रेड स्केल पर होता है माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन पर होता है 0 केल्विन. ठीक है, ओके सर. यस सर. अब आते मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जो मैंने अभी डिस्कस करे थे, ये वाले पॉइंट्स. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी कंटेन इन द बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल. यहाँ से ये चैप्टर का हमारा मेन 10th का टॉपिक स्टार्ट है, बहुत ध्यान से समझिए. फैक्टर्स affecting the quantity of heat absorbed to increase the temperature of a body. ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करता है कि जो बॉडी हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर रही है अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, वो फैक्टर्स हम पढ़ने वाले. कि अगर कोई बॉडी हीट एब्सॉर्ब करके अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहे तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर फर्क डालेंगे, इफेक्ट करेंगे. उनमें सबसे पहले हमारा आएगा मास ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमने बात करी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास ऑफ द बॉडी. बहुत बेसिक से एग्जाम्पल दूंगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होगी, कुछ नहीं. देखिए, सपोज करिए कि एक जगह हमने लिया है 1 kg वाटर, जो फिलहाल मान लेते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, और दूसरी जगह जो मास लिया है हमने वाटर का वो 5 kg वाटर लिया, और वो भी अभी फिलहाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे. सेम वेसल के है दोनों, जिन वेसल्स पे हमने इन दोनों को रखा है पानी को, 1 kg वाटर को और 5 kg वाटर को, सेम वेसल है, सेम मटेरियल की वेसल है, दोनों का टेम्परेचर भी ठीक है, और सेम बर्नर, एक जैसे बर्नर पर रखा है, जिससे कि अमाउंट ऑफ हीट जो हम उन्हें दे रहे हैं उस पर भी कोई सवाल उठाया जा सके. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे इस 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेस करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना हो, और इस 5 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से लाके इसको भी 50 डिग्री तक लाना हो, तो मुझे किसको ज्यादा टाइम तक हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? 55 kg फर्स्ट वाले को. फर्स्ट वाले को सब मानते हैं, फर्स्ट वाले को ज्यादा देनी पड़ेगी, सेकंड वाले को बताइए. सर फर्स्ट वाले को. फर्स्ट वाले को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी. सर सेकंड को देनी पड़ेगी मेरे ख्याल से. सेकंड को ज्यादा देनी पड़ेगी. फर्स्ट को क्यों जाना है? मैंने कहा 1 किलो पानी है एक जगह मेरे पास, और एक जगह मेरे पास 5 kg पानी है, एक जैसी वेसल में है, वो दोनों आइडेंटिकल वेसल्स ले ली, सेम बर्नर भी रख दिया, दोनों का टेम्परेचर फिलहाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, दोनों को मैंने हीट करना शुरू करा, तो 50 डिग्री तक हीट सप्लाई मुझे, इन दोनों का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री तक चाहिए तो मुझे किसे ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, मैं ये पूछ रहा हूँ. सेकंड वाले को. जाहिर सी बात है, जो 5 kg पानी होगा उससे ज्यादा देनी पड़ेगी. ये तो बहुत बेसिक सा है, आप घर पे भी कर सकते हैं. क्या है कि
एक बर्तन में पानी ले लीजिएगा, 1 लीटर पानी एक जगह भर लीजिएगा, दूसरे में 2 लीटर पानी भर के रखिएगा। थोड़े पानी को गर्म करने में कम समय लगेगा यार, एकदम गर्म हो जाएगा। ज्यादा अगर क्वांटिटी में वाटर लेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। यानी हम ये कह सर नहीं, सकते हैं, अगर आइडेंटिकल वेसल्स है तो कैपेसिटी भी सेम होगी, तो दोनों में अलग अलग कैपेसिटी का वाटर कैसे आएगा? आइडेंटिकल वेसल से मतलब यहाँ पर मटेरियल सेम है दोनों। आइडेंटिकल से यहाँ मतलब है कि मटेरियल सेम है। कोई इस बात पर सवाल ना उठा सके कि एक वेसल कॉपर की ले ली और एक एल्युमिनियम की ले लिया, एक स्टील की ले। समझ आई बात? आइडेंटिकल से यहाँ यस मतलब है, सर। ठीक है। और दोनों आइडेंटिकल हैं तो मान लिया दोनों की क्वांटिटी जो है वो 10 केजी की है, या मान लीजिए 15 लीटर्स की क्वांटिटी, तो उसमें क्या दिक्कत है? एक में 1 केजी भरा, दूसरे में 5 केजी भर दिया, लीजिए ऐसे भी लीजिए। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं ओके सर। जिस जिस जितना ज्यादा मास होता है, ठीक है, मटेरियल भी सेम है, दोनों क्वांटिटी वाटर ही है हमारे पास, टेम्परेचर भी इनिशियल सेम था, हीट भी सेम प्रोवाइड कराई जा रही थी, वेसल भी सेम रखी जा रही थी मटेरियल की। यानी हमने ये देखा कि 5 केजी जो वाटर है हमारे पास, उसको हीट सप्लाई करना जो हमने करी, उसे उसका टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा हीट की जरूरत पड़ी कंपैरेटिवली टू 1 केजी। तो हम इसमें ये कह सकते हैं दैट हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। बोलिए हाँ के ना? नंबर 1। Yes, sir. यस सर। ये पहला हो गया। इसके बाद आएगा इंक्रीज इन टेम्परेचर, दूसरा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही 3 पॉइंट चलेंगे, मास, टेम्परेचर एंड मटेरियल। इसी से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। दूसरा आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या मतलब है? सपोज करिए कि मेरे पास 5 केजी वाटर एक वेसल में है और 5 केजी ही वाटर दूसरी वेसल में। दोनों फिलहाल 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और मटेरियल जो है वेसल का जिसमें ये मैंने वाटर लिया है, दोनों का मटेरियल सेम। अब सपोज करिए मुझे फर्स्ट वाले केस में जो वाटर मैंने लिया उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से करना है रेस 50 तक, और सेकंड केस में मुझे उसे 1 डिग्री से ले जाना है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं जो हीट सप्लाई कर रहा हूँ, सेम बर्नर है, बिल्कुल सेम कंडीशंस ली है, तो मुझे किसे हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी? सर सेकंड को। सेकंड वाले को। सेकंड वाले को। बट ऑब्वियस सी बात है, सेकंड भाई, दोनों 5 केजी वाटर ही, क्वांटिटी भी सेम है, जिस वेसल में लिया है वो मटेरियल भी सेम है वेसल का, इनिशियल टेम्परेचर भी दोनों का सेम है, बस फाइनल टेम्परेचर अलग है। ध्यान रखिएगा, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल और फाइनल, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। तो हम ये देख रहे हैं, हमने ये देखेंगे प्रैक्टिकली, हम देख पाएंगे इस चीज को कि 80 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचाने में कंपेयर टू 50 डिग्री हीट सप्लाई ज्यादा करनी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर हम रेज कर रहे हैं तो हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, या हम कह सकते हैं हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर की। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर याद रखना बहुत जरूरी होगा, जहाँ चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होगा डेल्टा टी। डेल्टा टी, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए कि जब हम किसी बॉडी को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो पहले तो हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास के, यानी जितना ज्यादा हमें सब्सटेंस का मास होगा या बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी होगी। और दूसरा, हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, यानी हम जितना बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कराना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें हीट ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? बोलिए बच्चों। यस सर। यस ठीक है। सर। अब तीसरा आता है मटेरियल। ये थोड़ा ध्यान से समझिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए।
सर इसमें तो फिर उस हिसाब से मास और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे हीट के कॉन्सेप्ट से। दोबारा बोलिए क्या कह रहे हैं? सर हीट के कॉन्सेप्ट से तो फिर मास और टेम्परेचर भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हाँ, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा और उतना ज्यादा चेंज इन टेम्परेचर चाहिए, उतनी ज्यादा हीट सप्लाई करनी होगी, आप यही तो कह रहे हैं? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक बात, ठीक है, ठीक। अब अगला आता है मटेरियल पर, मटेरियल ऑफ बॉडी। अब अलग अलग मटेरियल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है हीट एब्जॉर्प्शन की। कुछ बहुत अच्छे से क्विकली हीट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं, ठीक है। यानी अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स लें या दो बॉडीज ले लें, दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, दो बॉडीज ले लीजिए, जो सेम मास की हैं लेकिन अलग अलग सब्सटेंसेस से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इक्वल मास ले लेते हैं कॉपर का, इक्वल मासेस ऑफ कॉपर एंड वाटर, इक्वल मास ही ले लेते हैं वाटर। सपोज 1 kg ले लेते हैं, 1 kg कॉपर एंड 1 kg वाटर, और दोनों का फिलहाल टेम्परेचर भी एक ही जगह रखते हैं। ये भी इनिशियली 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें यहाँ पर जो कॉपर का टेम्परेचर है वो भी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है, और वाटर का भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। तो हम ये देखेंगे कि जो हीट सप्लाई हमने करी उसमें हम ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट चेंज पाएंगे कि कॉपर ने तो क्विकली हीट एब्जॉर्ब करी और बहुत लेस हीट में ही, लेस हीट एब्जॉर्प्शन से ही उसने ये टेम्परेचर 10 डिग्री का अटेन कर लिया। लेकिन जब हम वाटर के पर्सपेक्टिव पर आए, वाटर पर देखा, तो हमने देखा कि वाटर को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी, वाटर को हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ी फॉर द सेम चेंज इन टेम्परेचर, फॉर चेंज इन टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री तक लाने तक हमने ये देखा कि यार कॉपर ने बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करी और एकदम अपना टेम्परेचर 10 डिग्री तक ले आया। जबकि वही वाटर जो 1 kg वाटर था, मास दोनों का सेम था, वहां पर हमें वाटर को लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करनी पड़ी, तब कहीं जाकर वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री आया। यानी ये बात साबित होती है कि अगर हमारे पास इक्वल मासेस भी हैं लेकिन डिफरेंट मटेरियल है, तो उनका जो हीट एब्जॉर्प्शन होगा वो अलग अलग होगा। डिफरेंट मटेरियल्स का जो हीट एब्जॉर्प्शन होता है वो डिफरेंट होता है अगर वो इक्वल मासेस पे मिली। और इसी खास बात को जो ये कैपेसिटी होती है, ध्यान से सुनिए, ये जो कैपेसिटी होती है किसी भी मटेरियल की हीट एब्जॉर्ब करने की, या किसी भी मटेरियल की हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। वर्ड याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसी से जुड़े हुए हमें न्यूमेरिकल करने हैं। वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ नया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि हमारे पास अलग अलग मटेरियल्स जो होते हैं, अगर उनके मासेस भी इक्वल हैं और इनिशियल टेम्परेचर्स भी इक्वल हैं, लेकिन मटेरियल दोनों डिफरेंट हैं, तो उनका जो हीट एब्जॉर्प्शन का क्राइटेरिया होगा वो अलग अलग होगा। कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिन्हें कम हीट सप्लाई करने पर वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर एकदम अटेन कर लेंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिन्हें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो पर्टिकुलर टेम्परेचर अटेन कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉपर और वाटर के केस में। और यही जो जो एब्जॉर्प्शन है हीट का, यही जो कैपेसिटी या क्षमता है किसी भी सब्सटेंस की हीट एब्जॉर्ब करने की, इसे ही हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए कि जो हीट सप्लाइड है किसी भी बॉडी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी मास के बॉडी की। हीट सप्लाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को यहाँ पर हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसे हम स्मॉल सी से डोनेट करेंगे। इसका सिंबल है स्मॉल सी, ध्यान रखिए।
Q is equal to m into c into delta T, ये फॉर्मूला बनता है। Heat supplied is equal to mass of the body into specific heat capacity of the body into change in temperature. I repeat, heat supplied to a body is equal to mass of the body in multiplied by heat capacity of the body into change in temperature. आइए अब इसकी SI यूनिट निकालते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। Q को यही रखते हैं, मास को और डेल्टा टी को नीचे ले आते हैं टेम्परेचर को, और ये स्मॉल सी का यहाँ से फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, स्मॉल सी इज इक्वल टू जो हीट सप्लाइड है, हीट का SI यूनिट जूल, मास की SI यूनिट केजी और टेम्परेचर की SI यूनिट केल्विन। तो जो SI यूनिट है किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जिसे हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, वो है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब एग्जाम में SI यूनिट के लिए लिखने के लिए आएगा, हैशटैग आपने यही टिक करना है, यही लिखना है। अभी कुछ साल पहले तक हम जो है ये वाली यूनिट भी मान लेते थे, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, पर अब नए रूल के अकॉर्डिंग यही SI यूनिट चलेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अलग अलग मटेरियल्स का अपना अलग क्राइटेरिया होता है हीट एब्जॉर्प्शन का और चेंज इन टेम्परेचर का। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ी हीट में एब्जॉर्ब करके ही एक ड्रास्टिक अमाउंट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर शो कर देते हैं, बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करने पर वो थोड़ा बहुत चेंज इन टेम्परेचर दिखाते हैं या डिजायर्ड चेंज इन टेम्परेचर दिखाते हैं। जी बच्चों, पूछिए क्या पूछते हैं। सर, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मॉलिक्यूलर स्पेस पे डिपेंड करेगा? एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी, पोटेंशियल एनर्जी पर भी, काइनेटिक एनर्जी पर भी। कि जब कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो वो उसका इस्तेमाल जो कर रही है वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कर रही है या काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए कर रही है। ये पोर्शन हम पढ़ेंगे बी वाले पार्ट में, जहां हम चेंज इन फेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके सर। सर इसका एक फैक्टर टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए। टाइम की कि कितने टाइम के लिए हमने दिया है हीट सप्लाई करिए। हाँ सर, मतलब जितने ज्यादा टाइम के लिए करेंगे उतना ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो वो हीट सप्लाई टेम्परेचर तो आ गया ना, कि जितना टाइम आप ज्यादा देंगे उतना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। यहाँ बात है दो कंपैरिजन की, कि जब दो बॉडीज को कंपेयर कर रहे हैं तो उनका जो चेंज इन टेम्परेचर शो हो रहा है फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन, वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर। फॉर द सेम टाइम ड्यूरेशन हमने दो बॉडीज ली, फॉर एग्जाम्पल कॉपर एंड वाटर। तो अगर हम कॉपर और वाटर के लिए सेम मास ले लें और सेम टेम्परेचर ले लें, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन अपने टेम्परेचर को ज्यादा जल्दी उस पर्टिकुलर रेंज तक इंक्रीज कर सकता है, इररिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इररिस्पेक्ट ऑफ द टाइम। ठीक है सर। हाँ निमित बोलो। सर वो मैं पूछ रहा था कि सर ये जो इसका SI यूनिट है उसे सर ऐसे क्यों नहीं लिखते kg और सर फिर C और -1, मतलब kg C -1 क्यों नहीं लिखता, अलग अलग क्यों लिखते हैं दोनों के ऊपर -1, मतलब पर किलोग्राम इसको फिर अगर पर आप एक साथ लिखना केल्विन। चाहते हैं तो आप, हाँ मैं केल्विन। बताता हूँ, अगर आप इसको एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, इस तरह से लिख सकते हैं। पर क्योंकि मैथ्स में हमारा क्या होता है निमित, जब भी हम किसी डिनोमिनेटर को वाली कोई क्वांटिटी को या वैल्यू को ऊपर लाते हैं तो उसमें पावर नेगेटिव शो करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास लिखा है 1/7 और हम इसे ऊपर न्यूमरेटर में लाना चाहते हैं तो हमें -1 डिनोट करनी पड़ेगी। प्लस आपको ये समझना होगा कि जो केजी और केल्विन है ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग क्वांटिटीज की। एक क्वांटिटी है मास की और एक टेम्परेचर की, तो उन्हें अलग अलग ही शो करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमने लिखा 1/7 × 1/11
और हम इन दोनों को ऊपर पावर लाना चाहते हैं, तो हम इसे अलग अलग ही शो करेंगे इस तरह से। आप चाह रहे हैं कि कंबाइनली शो करना चाहें, वो भी फैक्टर है, ठीक है बात, मैथ्स में शो कर सकते हैं इकट्ठे, उनकी पावर टोटल -1 दिखा सकते हैं, पर पॉइंट यहाँ है कि ये दोनों जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग क्वांटिटीज को डिपिक्ट कर रही हैं, शो कर रही हैं, तो इसलिए हमें अलग मेंशन करना होगा। तो बच्चों, एसआई यूनिट जो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होती है। प्लस एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट पॉइंट है यहाँ पर कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी मटेरियल की, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चारित्रिक विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या मतलब है भाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी? फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें वाटर की, जैसे फॉर वाटर के लिए बात करते हैं, तो वाटर की बच्चों हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जी हाँ, हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वाटर की, ठीक, और ये होती है लगभग 4200 जूल के आसपास। हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम वाटर की और अप्रोक्सीमेटली जो हम लेते हैं होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और वहीं अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर की सिर्फ होती है 399 या अप्रोक्सीमेटली 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये तो है एसआई यूनिट में। और अगर सीजीएस में बात करें तो 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन या 3.9 कितना आएगा बच्चों बताइए? 0.39 आएगा, कितना आएगा? 1000 से डिवाइड करिए उसको। 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। तो देखिए कहाँ 4200 जूल हीट और कहाँ 390 जूल हीट, कहाँ 4200 जूल और कहाँ सिर्फ 390 जूल। तो देखिए डिफरेंस, देखिए हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। इसके मायने भी समझाऊंगा, अभी मैं इसको समझाऊंगा कि क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हम वाटर की ही बात करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास एक 1 kg वाटर मान लेते हैं, 1 kg वाटर है और हमें उसका टेम्परेचर 1 केल्विन रेस करना है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड या इक्वल टू 1 केल्विन रेस करना है। भाई टेम्परेचर राइज तो दोनों पे डिवीजन सेम होगा, अभी मैंने बताया था, ये यूज किया था मैंने, डेल्टा टी सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डेल्टा टी केल्विन। हाँ, तो अगर हमारे पास वाटर है, जो कि हमारे पास हमने मास लिया है 1 kg वाटर मास लिया है, और हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करना चाहते हैं, 1 केल्विन रेस करना चाहते हैं, तो जो हमें हीट सप्लाई करनी होगी वाटर को, वो करनी होगी 4000 जूल। जी हाँ, वहीं अगर हमारे पास कॉपर है, 1 kg कॉपर है, और हम उस कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 390 जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अब आप चेंज देखिए, ड्रास्टिक डिफरेंस देखिए, कहां पर हमारा 4200 जूल एनर्जी और कहां सिर्फ 390 जूल एनर्जी। ये मेजर डिफरेंस है किसमें? कॉपर और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। इसलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक, एक मिनट, इसलिए ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बनती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू, आप कैसा भी सिंपल वाटर कहीं कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉर्मल जब हम वाटर इस्तेमाल करेंगे, कोई सा भी कहीं से भी वाटर कलेक्ट करेंगे, उससे उसका टेम्परेचर 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करना या 1 केल्विन तक रेस करने में आपको यही हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और कॉपर के लिए ये करनी पड़ेगी 390। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गई, यानी हर बार अगर आप हर डिग्री राइस के लिए, तो ये नहीं है कि 1 डिग्री राइस के लिए सिर्फ इतनी है। मान लीजिए फिलहाल हमारे पास एक वाटर है और वाटर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, 15 से 16 पर ला रहे हैं, 16 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ला रहे हैं, हर बार हमें 4200 जूल हीट ही सप्लाई करनी है पर डिग्री राइस के लिए, अगर 1 kg वाटर। और सिमिलर केस कॉपर के लिए है। कॉपर के लिए क्या होगा? सिर्फ डिफरेंस आएगा कि चाहे 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करें, 16 से 17, हर बार 390 जूल देनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी,
अगर मास 1 kg। अब पूछिए क्या पूछना है आप लोग। तो सर कॉपर के केस में भी तो ये कह सकते हैं ना कि 1 केल्विन रेस करना है water में, हाँ 1 temperature। केल्विन 1 डिग्री बात बनी, कोई दिक्कत नहीं। वो तो मैंने आपको क्योंकि मैंने समझा कि आपसे अंडरस्टूड है, सेल्फ अंडरस्टूड है अब आपको, इसलिए मैंने खाली 1 डिग्री सेंटीग्रेड दिया। पूछिए बच्चों, कोई भी और प्रॉब्लम है, कुछ तो भी सर समझ नहीं कॉपर आया जल्दी पूछ लीजिए। हीट अप हो जाएगा। हाँ कॉपर जल्दी हीट अप हो जाएगा, बिल्कुल। इसलिए कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। इसलिए हम कहते हैं कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ तो सर वो जल्दी गुड मेल्ट हो जाता है। कंडक्टर ऑफ हीट। जल्दी हीट अप हो जाएगा, मेल्ट की बात तो बाद में, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेल्ट अप की तो बात बाद में है इसमें सेक्शन। पहले ये समझना है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्यों है, क्योंकि उसके कॉपर के टेम्परेचर में जो चेंज आ करके आ सकता, वहीं वाटर में नहीं आ सकता। और हम पानी के लिए कहते भी हैं कि पानी जितनी देर से गर्म होता है उतनी देर से ठंडा होता है। पढ़ा होगा आपने, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में पढ़ा होगा, ये जूनियर क्लासेस में रटा भी होगा। सर वो तो नेचुरल फिनोमेना के केस में ना, अगर वैसे हीट कर रहे हैं हम मैम ये एक्सटर्नली भी तो नेचुरल फिनोमेना ही है, ये भी नेचुरल फिनोमेना ही है, इसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है वाटर में, ये भी नेचुरल फिनोमेना ही है। सिर्फ यही तो है कि अलग से सोलर एनर्जी से ना हीट करके बस हीट अलग से सप्लाई करिए, एक्सटर्नली सप्लाई करिए ही फिनोमेना, ये भी नेचुरल है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिलाई गई। तो अगर आपने सर। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज पढ़ा हो तो उसमें ये पढ़ा होगा कि जो लैंड है, जो मिट्टी है, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, जितनी जल्दी हीट अप होता है उतनी जल्दी कूल हो जाता है। जबकि वाटर के केस में क्या है, जितनी देर से हीट अप होगा उतनी देर से ठंडा भी होगा। इसके एग्जांपल्स भी अभी हम यूज करेंगे। अभी तो फिर सिर्फ मैंने 3 फैक्टर्स आज डिस्कस करें हैं, बेसिक फैक्टर जो हमारे क्लास 10 से रिलेटेड है, कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। याद रहेगा बच्चों? यस सर। मैंने उसका फॉर्मूला डिराइव किया है, फॉर्मूला ड्राइव। यहाँ सिर्फ इतना बताया, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी और 2 एग्जांपल दिए। इनफैक्ट अभी मैंने डेफिनेशन तक भी डिस्कस नहीं करी है जानबूझ के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, डेफिनेशन क्या है, रटी रटाई चीजें हैं, वो तो कुछ कोई भी बना लेगा। एक बार यूनिट पता हो तो डेफिनेशन तो ऐसे बन जाती है। आपने देखा होगा हमने करंट की डेफिनेशन भी ऐसे ही बना दी थी, 1 एम्पेयर करंट की डेफिनेशन, 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन, या 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, या 1 ओम रेजिस्टेंस की डेफिनेशन। तो हाथ बन जाती है अगर आपको यूनिट पता हो और फॉर्मूला पता है कि नहीं। यस सर। यस ठीक सर। है, बस इसको आज यहीं तक करते हैं, वरना आप कहेंगे कि ज्यादा हो गया।